तो हमारे हाथ में जो ये डॉक्यूमेंट है, ये देखने में तो एक मामूली ट्रेन का टाइम टेबल लगता है। तारीख है 17 दिसंबर 2025, सुबह 9 बजे से शाम 6:20 बजे तक का पूरा शेड्यूल। पर जब आप इसे गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि हर एक लाइन, हर एक मिनट एक बहुत बड़े और कह सकते हैं हाई स्टेक्स ऑपरेशन का हिस्सा है। ये असल में रेलवे के एक टॉप बॉस यानी डिवीजन के जनरल मैनेजर के पूरे दिन का एक्शन प्लान है, और ये एक सुरक्षा निरीक्षण का खाका है। आज हम इसी एक पन्ने के दस्तावेज की परतों को खोलकर उस विशाल मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। और निरीक्षण शब्द शायद मतलब इसके साथ पूरा न्याय नहीं करता। भारतीय रेलवे में जीएम का एनुअल इंस्पेक्शन एक बहुत बड़ी, लगभग किसी त्योहार जैसी घटना होती है। ये सिर्फ कुछ चीजों की जांच पड़ताल नहीं है, बल्कि ये पूरे सेक्शन का एक तरह से सिर से पांव तक का हेल्थ चेकअप है। इसमें पटरियों की इंजीनियरिंग से लेकर कर्मचारियों के घरों की हालत और जनता की शिकायतों तक हर पहलू को परखा जाता है। आज हम CNRTM सेक्शन के इसी निरीक्षण की बारीकियों को समझेंगे और जानेंगे कि हर एक स्टॉप के पीछे का असली मकसद क्या है। सही कहा। ये सफर सुबह 9 बजे COR स्टेशन से शुरू होकर शाम को RTM स्टेशन पर खत्म होता है। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि इस एक दिन में क्या क्या होता है और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हमारी सुरक्षा टिकी होती है। तो दिन की शुरुआत होती है सुबह 9 बजे COR स्टेशन से, और यहाँ आते ही पहला स्टॉप 1 घंटे का है। ये काफी लंबा समय है। लिस्ट में स्टेशन, हेल्थ यूनिट, रनिंग रूम, क्रू लॉबी और OHE डिपो को निरीक्षण तो है ही, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों यानी सांसदों, विधायकों और मीडिया से भी बातचीत का कार्यक्रम है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक तरफ इतनी टेक्निकल जांच और दूसरी तरफ नेताओं से मुलाकात। हाँ, ये अजीब लग सकता है, पर यही रेलवे की कार्यप्रणाली के दो सबसे अहम पहलू है। अच्छा। एक तरफ क्रू लॉबी और रनिंग रूम का निरीक्षण है। ये वो जगह है जहां लोको पायलट और गार्ड्स अपनी ड्यूटी से पहले और बाद में आराम करते हैं। उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति सीधे तौर पर ट्रेन की सुरक्षा से जुड़ी है। एक थका हुआ या परेशान क्रू मेंबर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। तो जीएम खुद जाकर देखते हैं कि वहां के गद्दे ठीक हैं या नहीं, खाने की क्वालिटी कैसी है, माहौल शांत है या नहीं। ये है ऑपरेशनल सेफ्टी। और दूसरा पहलू है जनप्रतिनिधि। हाँ, दूसरा पहलू है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब जनता के प्रति जवाबदेही। रेलवे सिर्फ एक तकनीकी संगठन नहीं है, वो एक पब्लिक सर्विस है ना। सांसदों और विधायकों के पास आम लोगों की शिकायतें और मांगें सीधे पहुंचती हैं। किसी नए स्टॉप की मांग, किसी फाटक पर होने वाली परेशानी या सफाई की समस्या। जीएम का उनसे मिलना ये सुनिश्चित करता है कि टॉप मैनेजमेंट जमीनी हकीकत से जुड़ा रहे। तो ये तकनीक और जनसंपर्क का एक बहुत जरूरी संतुलन है। लेकिन क्या इसका कभी उल्टा असर भी होता है? मतलब क्या कभी किसी स्थानीय नेता की कोई ऐसी मांग, जैसे किसी सुपरफास्ट ट्रेन का एक गैर जरूरी स्टॉप, वो ऑपरेशनल कुशलता या सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है? जीएम के लिए ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और हाँ, ऐसा दबाव हमेशा रहता है। यहीं पर जीएम के अनुभव और विवेक की परीक्षा होती है। उन्हें तकनीकी जरूरतों और सार्वजनिक मांगों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है। कई बार वो आंकड़ों और सुरक्षा नियमों का हवाला देकर ऐसी मांगों को विनम्रता से मना करते हैं। लेकिन ये मुलाकातें जरूरी हैं, क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि सिस्टम कहां पर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। समझ गई। तो इसके ठीक बाद काफिला एक लेवल क्रॉसिंग LC91E और फिर गैंग नंबर 30 के निरीक्षण के लिए रुकता है। दस्तावेज में लेवल क्रॉसिंग के आगे लिखा है TVU 178704। ये TVU क्या भला है? ये तो कोई कोड वर्ड जैसा लगता है ना, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अच्छा। हाँ, TVU का मतलब है ट्रेन व्हीकल यूनिट्स। ये किसी भी लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक के घनत्व को मापने का एक पैमाना है। इसे निकालने का एक फॉर्मूला है। 24 घंटे में उस क्रॉसिंग से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या को सड़क से गुजरने वाले वाहनों, मतलब कार, बस, ट्रक की संख्या से गुणा किया जाता है। 17,8704 का आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि ये एक बेहद व्यस्त क्रॉसिंग है, जहां रेल और सड़क यातायात का टकराव होने की बहुत ज्यादा संभावना है। मतलब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। बिल्कुल। एक इतना ज्यादा TVU वाला आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है,
ये एक दलील है। ये वो डेटा है जिसका इस्तेमाल डिवीजन रेलवे बोर्ड से उस जगह पर एक अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने के लिए बजट की मांग करने के लिए करता है। तो जब जीएम वहां रुककर निरीक्षण करते हैं तो वो सिर्फ फाटक की जांच नहीं कर रहे होते, वो करोड़ों रुपए के एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के सबूतों को वेरीफाई कर रहे होते हैं जो हजारों जानें बचा सकता है। वाह। और ये गैंग नंबर 30, गैंग शब्द सुनकर तो कुछ और ही ख्याल आता है। हाँ, शब्द थोड़ा अलग है, लेकिन रेलवे की भाषा में गैंग उन गुमनाम नायकों की टीम होती है जो पटरियों की रोजाना देखभाल और मरम्मत का काम करती है। इन्हें अब ट्रैक मेंटेनर्स कहा जाता है। गैंग नंबर 30 का मतलब है उस सेक्शन की ट्रैक मेंटेनर टीम नंबर 30। जीएम का उनसे सीधे मिलना बहुत जरूरी है। वो उनके औजारों की जांच करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही या उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने एक निरीक्षण में देखा था कि जीएम ने एक गैंगमैन के हाथ में हथौड़ा देखकर ही बता दिया था कि उसका वजन मानक से कम है और उसे तुरंत बदलने का आदेश दिया। ये छोटी छोटी बातें ही बड़ी दुर्घटनाओं को रोकती हैं। ये तो सच में जमीनी स्तर पर काम को परखना हुआ। आगे का स्टॉप है BIWK यार्ड, जहां सेज और पॉइंट एंड क्रॉसिंग का निरीक्षण होना है। अच्छा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग तो वो जगह होती है जहां ट्रेन पटरी बदलती है, लेकिन ये सेज क्या चीज है? ये नाम ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हम तो पटरियों को हमेशा ठोस और अपनी जगह पर जमी हुई चीज समझते हैं। उन्हें ऐसे किसी जॉइंट की जरूरत क्यों पड़ती है ना? आपका सवाल ही इसके जवाब की कुंजी है। हम पटरियों को ठोस समझते हैं, लेकिन वो भी धातु हैं और धातु गर्मी में फैलती है और सर्दी में सिकुड़ती हैं। SEJ यानी स्विच एक्सपेंशन जॉइंट इसी फैलाव और सिकुड़न को संभालने के लिए बनाया गया एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है। भारत जैसे देश में जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में शून्य के पास, अगर ये जॉइंट्स ना हो तो पटरियां गर्मी में टेढ़ी मेढ़ी होकर मुड़ जाएंगी या सर्दियों में सिकुड़कर टूट जाएंगी। दोनों ही सूरतों में ट्रेन का पटरी से उतरना तय है। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग? अगर SEJ पटरियों का सुरक्षा वाल्व है तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग रेलवे नेटवर्क का, कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम है। ये वो जगह है जहां फैसले लिए जाते हैं कि ट्रेन सीधी जाएगी या पटरी बदलेगी। ये किसी भी ट्रैक का सबसे जटिल और गतिशील हिस्सा होता है, जिसमें दर्जनों मूविंग पार्ट्स होते हैं। यहाँ 1 मिलीमीटर की गड़बड़ी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसीलिए जीएम इन जगहों पर चलकर, झुककर हर नट बोल्ट और हर मूवमेंट को अपनी आंखों से देखते हैं। तो अब तक हमने स्टील और कंक्रीट यानी रेलवे के हार्डवेयर का निरीक्षण देख लिया, लेकिन अब शेड्यूल एक दिलचस्प मोड़ लेता है और हमें सिस्टम के ह्यूमन सॉफ्टवेयर की तरफ ले जाता है। सुबह का आखिरी स्टॉप है BIW कॉलोनी, जहां कर्मचारियों के 22 क्वार्टरों का निरीक्षण होना है। ये थोड़ा अजीब है। एक सुरक्षा निरीक्षण में किसी के घर के अंदर झांकना, ये थोड़ा व्यक्तिगत नहीं हो जाता? पहली नजर में ये जरूर व्यक्तिगत लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा सुरक्षा सिद्धांत है जिसे ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग कहते हैं। सोचिए, एक ट्रैक मेंटेनर या स्टेशन मास्टर जिसकी एक छोटी सी चूक से सैकड़ों जानें खतरे में पड़ सकती हैं। अगर वो रात भर इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि उसके क्वार्टर की छत टपक रही थी या उसके घर में पानी नहीं आ रहा था, तो अगले दिन काम पर उसका ध्यान कितना होगा? एक तनावग्रस्त कर्मचारी से मानवीय भूल होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। मतलब कर्मचारी का सुकून सीधे यात्री की सुरक्षा से जुड़ा है। सीधे तौर पर। इसलिए ये निरीक्षण असल में कर्मचारी कल्याण के जरिए यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक तरीका है। मुझे एक किस्सा याद है, एक ऐसे ही कॉलोनी दौरे में जीएम ने देखा कि वहां की स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही थीं। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारी को बुलाया और कहा, रात की शिफ्ट से लौट रहा कोई ट्रैकमैन अंधेरे में गिरकर घायल हो सकता है। अगर वो अगले दिन ड्यूटी पर नहीं आया तो ट्रैक के एक हिस्से का निरीक्षण कौन करेगा? ये उस स्तर की बारीक सोच है जो हर चीज को अंत में सुरक्षा से जोड़ती है। इस व्यस्त सुबह के बाद काफिला नीमच पहुंचता है और यहाँ 90 मिनट का एक बहुत बड़ा स्टॉप है, जिसमें 30 मिनट का लंच भी शामिल है। यहाँ का एजेंडा तो और भी बड़ा है। स्टेशन, बड़ी कॉलोनी, RPF बैरक और डॉग केनल और माल गोदाम का निरीक्षण। नीमच एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन लगता है और यहाँ का निरीक्षण भी उतना ही व्यापक है। माल गोदाम यानी गुड शेड का निरीक्षण दिखाता है कि रेलवे के लिए सिर्फ यात्री ही नहीं, माल ढुलाई भी कितनी जरूरी है। क्या लोडिंग अनलोडिंग सुरक्षित तरीके से हो रही है? क्या व्यापारियों को कोई समस्या तो नहीं? ये रेलवे की आर्थिक सेहत से जुड़ा है। फिर RPF बैरक का निरीक्षण। 1 मिनट, डॉग केनल?
हम विशाल ट्रेनों और स्टील की पटरियों की बात कर रहे हैं और जीएम कुत्तों के रहने की जगह का निरीक्षण करने के लिए समय निकाल रहे हैं। मैं इन दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं समझ पा रही हूँ। कनेक्शन सीधा है। ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं हैं। ये स्निफर डॉग्स हैं जो विस्फोटक और नशीले पदार्थों का पता लगाने में माहिर होते हैं। डॉग कैनल का निरीक्षण सीधे तौर पर रेलवे की एंटी सैबोटाज यानी तोड़फोड़ निरोधक तैयारियों का हिस्सा है। क्या कुत्तों का स्वास्थ्य ठीक है, क्या उनका हैंडलर प्रशिक्षित है, क्या उनके रहने की जगह सही है, ये सब उसी सुरक्षा इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसका हिस्सा आरपीएफ बैरक्स हैं। क्या सुरक्षा बल सतर्क हैं, क्या उनके पास जरूरी संसाधन हैं, ये सारी कड़ियां मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाती हैं। लंच के बाद निरीक्षण का फोकस फिर से ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लौटता है। पहले एक LHS यानी लिमिटेड हाइट सबवे, फिर एक और लेवल क्रॉसिंग LC-139, लेकिन ये नॉन इंटरलॉक्ड है। ये पहले वाले इंटरलॉक्ड गेट से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील भी। जैसा हमने पहले बात की, इंटरलॉक्ड गेट सिग्नल सिस्टम से जुड़े होते हैं। जब तक गेट पूरी तरह बंद नहीं हो जाता, ट्रेन को आगे बढ़ने का हरा सिग्नल मिल ही नहीं सकता। ये एक तरह से कह सकते हैं फूल प्रूफ सिस्टम है। लेकिन नॉन इंटरलॉक्ड गेट मैनुअल होते हैं। गेट कीपर को स्टेशन से फोन पर सूचना मिलती है और वो खुद हाथ से गेट को बंद करता है। यहाँ सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक इंसान यानी गेट कीपर पर होती है। मतलब यहाँ मानवीय भूल की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इसलिए जीएम या रुक कर गेट कीपर से बात करते हैं, उससे कुछ आपातकालीन स्थितियों के बारे में सवाल पूछकर उसकी ट्रेनिंग और मुस्तैदी को परखते हैं। वो देखते हैं कि क्या उसका स्टेशन से संपर्क करने का उपकरण ठीक से काम कर रहा है, क्या उसे नियमों की पूरी जानकारी है। ये वो जगहें हैं जहां तकनीक से ज़्यादा इंसान पर भरोसा करना पड़ता है और इसलिए इंसान को परखना सबसे ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद 2 पुलों का निरीक्षण है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला है पुल नंबर 367, जो एक विशाल स्टील गर्डर वाला पुल है जिसके 10 स्पैन 30.5 मीटर के हैं। और दूसरा है पुल नंबर 370, जो एक छोटा पुराना दिखने वाला आर्च ब्रिज है। एक ही बार में 2 अलग-अलग तरह के पुलों का निरीक्षण क्यों? ये निरीक्षण की विविधता को परखने के लिए है। एक बड़े आधुनिक स्टील ब्रिज पर भारी भरकम ट्रेनों के गुजरने से जो कंपन होता है, उसके नट बोल्ट और वेल्डिंग पर जो तनाव पड़ता है, उसकी चुनौतियां एक पुराने मेहराबदार यानी आर्च ब्रिज से बिल्कुल अलग होती हैं। आर्च ब्रिज अपनी बनावट के कारण दबाव को अलग तरह से जमीन में ट्रांसफर करता है। दोनों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि रेलवे के नेटवर्क में मौजूद हर तरह के बुनियादी ढांचे को परखा जा रहा है, चाहे वो नया हो या पुराना, बड़ा हो या छोटा। इससे यह भी पता चलता है कि निरीक्षण करने वाली इंजीनियरिंग टीम हर तरह के स्ट्रक्चर को समझने में सक्षम है या नहीं। और अब वो हिस्सा आता है जो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। शाम 5:07 से 5:30 के बीच MDS और DOD स्टेशंस के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक स्पीड ट्रायल। क्या ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि ट्रेन कितनी तेज चल सकती है? थोड़ा शक्ति प्रदर्शन जैसा? बिल्कुल नहीं। ये शक्ति प्रदर्शन से कहीं ज्यादा एक बहुत ही वैज्ञानिक परीक्षण है। ये शायद उस दिन का सबसे ज्यादा डेटा इंटेंसिव हिस्सा होता है। जीएम की इंस्पेक्शन ट्रेन में खास तरह के उपकरण लगे होते हैं, जैसे ऑसिलोग्राफ और लेजर बेस्ड सेंसर्स, जो स्पीड ट्रायल के दौरान ट्रैक के व्यवहार को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये क्या-क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो रिकॉर्ड करते हैं कि तेज रफ्तार पर पटरियों में कोई असामान्य कंपन तो नहीं हो रहा, क्या ट्रैक अपनी जगह से थोड़ा भी खिसक रहा है, बोगियों का मूवमेंट कैसा है, OHE यानी ओवरहेड तार जिससे बिजली मिलती है वो कितनी स्थिर है, और क्या सिग्नल सिस्टम तेज गति पर सही प्रतिक्रिया दे रहा है। ये एक तरह से उस पूरे सेक्शन के ट्रैक का स्ट्रेस टेस्ट या ECG है। इस ट्रायल के सफल होने पर ही भविष्य में इस रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। और ये बहुत दिलचस्प है कि स्पीड ट्रायल के ठीक बाद 5:30 बजे एक मोड़ यानी कर्व नंबर 104 का निरीक्षण किया जाता है, जो 2.25 डिग्री का है। ये टाइमिंग तो बहुत सोची समझी लगती है। ये टाइमिंग ही सब कुछ है। बहुत सही पकड़ा आपने। जब कोई ट्रेन तेज रफ्तार से किसी मोड़ पर घूमती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण पटरी पर बाहर की तरफ जबरदस्त पार्श्व यानी लैटरल दबाव डालती है। तो स्पीड ट्रायल के फौरन बाद मोड़ का निरीक्षण करना वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर आपको ट्रेडमिल पर दौड़ाने के तुरंत बाद आपका ब्लड प्रेशर और पल्स चेक करे। वो ये देखना चाहते हैं कि उस अधिकतम तनाव के बाद क्या ट्रैक में कोई तात्कालिक कमजोरी आई है, कोई फिटिंग ढीली तो नहीं हुई,
या ट्रैक अपनी जगह से जरा भी खिसका तो नहीं है। डिग्री मोड़ की गोलाई को मापती है और हर मोड़ पर भौतिकी के नियम अलग तरह से काम करते हैं। इसलिए इस टेस्ट का नतीजा बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिन का अंत शाम 6:20 पर ITM स्टेशन पर होता है, जहां एक बार फिर मीडिया और जनप्रतिनिधियों से संवाद होता है। सुबह से शाम तक एक भी मिनट बर्बाद नहीं हुआ। तकनीक, लोग, बुनियादी ढांचा, गति, सब कुछ परख लिया गया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरे शेड्यूल को अगर आप एक साथ देखें तो ये एक अविश्वसनीय रूप से व्यापक और आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ये सिर्फ कुछ पेज कसने या पटरियों पर हथौड़ा मारने जैसा नहीं है। इसमें विशाल पुलों के तनाव का विश्लेषण करने से लेकर पटरियों की देखभाल करने वाले सबसे छोटे कर्मचारी के घर की छत की जांच तक सब कुछ शामिल है। ये हाईटेक इंजीनियरिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, जनसंपर्क और प्रैक्टिकल परीक्षण का एक ऐसा संगम है जहां कोई भी बिंदु सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। हर एक पड़ाव का एक खास मकसद है जो सीधे तौर पर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और कुशलता से जुड़ा है। ये विस्तार सच में हैरान करने वाला है। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो सिर्फ अपनी सीट और खिड़की के बाहर के नज़ारे देखते हैं, लेकिन ये दस्तावेज बताता है कि उस सुगम यात्रा के पीछे कितनी परतों में, कितनी गहराई में काम होता है। ये उस अदृश्य मेहनत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो रोजाना लाखों लोगों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। गैंगमैन से लेकर जनरल मैनेजर तक हर कोई उस सुरक्षा की एक अटूट कड़ी है। बिल्कुल। और अब एक विचार जिस पे गौर किया जा सकता है, इस पूरे शेड्यूल में सुबह, दोपहर और शाम जनता के प्रतिनिधियों और मीडिया से बातचीत के लिए कई अवसर रखे गए हैं। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। एक ऐसी प्रक्रिया में जो इतनी तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है, विशेषज्ञों द्वारा की जाने वाली जांच और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए? और ये दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या सार्वजनिक दबाव कभी-कभी जरूरी तकनीकी फैसलों पर हावी हो जाता है, या फिर ये पारदर्शिता और सिस्टम में सुधार के लिए एक जरूरी औजार है?